दोस्तों नमस्कार, मैं गंगा सिंह तंवर, डायरेक्टर ऑफ गोकुल कृपा ग्रुप। दोस्तों, सेल जैसे टिपिकल सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए गोकुल कृपा मैनेजमेंट ने जीके सेल्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का निर्माण किया है, जिसके 4 स्टेप हैं। इन चारों स्टेप की मदद लेते हुए अपन इस टिपिकल सब्जेक्ट को बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। इन चारों स्टेप में से 3rd स्टेप है हैंडलिंग कम्युनिकेशन विथ कस्टमर। दोस्तों, कस्टमर से अप्रोच से लेकर क्लोजिंग तक कस्टमर के द्वारा बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। किसी के द्वारा 4, किसी के द्वारा 8, किसी के द्वारा 12 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने 22 सवाल ऐसे तैयार किए हैं जो आपके कस्टमर के द्वारा आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं, और इन 22 सवालों का अपने पॉइंटों में जवाब तैयार किया है। अपने को इन पॉइंटों की मदद लेते हुए अपने कस्टमर के द्वारा पूछे गए सवालों का संतुष्टिपूर्ण जवाब देना है। और यहाँ पे अपने को 3 बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, जितना महत्वपूर्ण जवाब होता है उतना ही महत्वपूर्ण सवाल होता है। तो सबसे पहले अपने को अपने कस्टमर के द्वारा पूछे गए सवाल को सुनना है, फिर समझना है और उसी के अनुरूप अपने को उसका जवाब देना है। दूसरा, एक अच्छा सेल्समैन ये प्रयास करता है कि उसका कस्टमर उससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करे और मैं उसका जवाब दूँ, क्योंकि वो जितने ज़्यादा सवाल करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी उतना ही आसान होगा सेल्स क्लोजिंग में। तीसरा, जब भी आप जवाब दें तो मुस्कुरा के दें, ये बहुत ज़्यादा असरदार है। अगर इन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखा और इन सवालों के पॉइंटों में दिए हुए जवाबों को ध्यान में रखते हुए अगर आपने जवाब दिया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके रेशियो में बहुत बड़ा सुधार होने वाला है। हैंडलिंग कम्युनिकेशन विथ कस्टमर में मैंने बहुत सारे लीडर्स की मदद ली है, उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ में गोकुल कृपा मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय गोकुल कृपा, जय जय गोकुल कृपा। दोस्तों नमस्कार, मैं राम गोपाल कुलरिया, गोकुल कृपा ग्रुप असिस्टेंट बिजनेस पार्टनर ऑफ सेल्स। दोस्तों, अपन बात करते हैं आज कि जब अपन एक साइट विजिट पे जाते हैं किसी कस्टमर को लेके, साइट विजिट से लेके एक क्लोजिंग तक जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर कस्टमर के एंड से बहुत सारे सवाल आते हैं, और उन्हीं सवालों में से एक महत्वपूर्ण जो सवाल आता है वो आता है कि आपके प्रोजेक्ट की रेट ज़्यादा है। तो जैसे ही कस्टमर ये सवाल करता है तो उसका अपने को कैसे जवाब देना है, उस कस्टमर को कैसे हैंडलिंग करनी है, इसके बारे में अपन जानना चाहेंगे। कस्टमर को जैसे ये सवाल आता है तो कस्टमर को बोलना चाहिए कि सर, अपन जिस प्रोजेक्ट पे खड़े हैं, इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग एरिया में अदर जो प्रोजेक्ट से आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो मेरे प्रोजेक्ट की रेट बिल्कुल सर आपको बॉटम और कम ही मिलेगी, बशर्त कि मेरे प्रोजेक्ट जैसा उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए और मेरे प्रोजेक्ट जैसी उसकी लोकेशन होनी चाहिए। क्योंकि सर आज डेवलपमेंट पे अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट में वो सारी फैसिलिटी हम डेवलप करके देते हैं जिससे एक आम कस्टमर मकान बना के रह सके और वो सारी सुविधाओं का यूज़ पहले दिन से कर सके। दूसरी तरीके से अपन कस्टमर से बात कर सकते हैं कि सर, मेरी जो प्रोजेक्ट की रेट है, इस प्रोजेक्ट की रेट के अंदर एवरीथिंग ऑल इंक्लूडेड है। जो हिडन चार्जेस होते हैं, लाइक आपका कन्वर्जन चार्ज है, आपका डेवलपमेंट चार्ज है, आपका हाउस परमिशन चार्ज है, आपका मेंटेनेंस चार्ज है, जितने भी जो प्लॉट के रिगार्डिंग चार्जेस हुआ करते हैं जेडी पट्टे तक, वो सारे चार्जेस इसमें इंक्लूडेड है। तो डेफिनेटली सर, मेरे प्रोजेक्ट की जो रेट है कंपेयर करेंगे ऑल ओवर रेट से, तो मेरी प्रोजेक्ट की रेट डेफिनेटली कम है। तीसरे तरीके से बात कर सकते हैं, कस्टमर बोले कि अदर प्रोजेक्ट से कंपेयर किया, तो कस्टमर को बोल सकते हैं कि सर, क्या आपने जो मार्केट में अदर जो प्रोजेक्ट देखे हैं उन प्रोजेक्ट की सर लीगलिटी के बारे में पता है? क्या उन प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में पता है? क्या उन डेवलपर के आफ्टर सर्विस के बारे में पता है? डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि सर आज गोकुल कृपा पर्टिकुलर एक प्लॉट नहीं बेचता है। गोकुल हम लोग एक प्लॉट नहीं बेचते हैं, हम पूरा का पूरा एक कंसेप्ट बेचते हैं जो कि एक कस्टमर को आजीवन किसी भी लेवल को जाके, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो रेट्स हो, चाहे कि सर्विसेज हो, किसी भी चीज़ को लेके किसी भी तरह का कोई रिग्रेट फील ना हो, और हम इस तरीके से कस्टमर को
इसके बारे में बता के भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सर हमारा जो मेन वर्किंग जो फोकस रहता है वो कस्टमर सर्विस पे होता है। तो डेफिनेटली सर आप विश्वास रखिए, हमने जो आपको रेट कोट की है वो डेफिनेटली परफेक्ट रेट है और बेस्ट रेट है। तो सर इस तरीके से अपन दोस्तों कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। आई होप कि इस सवाल का जवाब मोस्टली जो मैं देना चाह रहा था वो आप लोगों तक पहुंचा है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेश उत्तम फ्रॉम गोकुल कृपा ग्रुप, असिस्टेंट बिजनेस पार्टनर ऑफ सेल्स। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों जब हम किसी कस्टमर को विजिट पे लेके जाते हैं तो प्लॉट पसंद कराने के दौरान कस्टमर का प्लॉट को लेके कई सारी चॉइसेस होती हैं। तो यहाँ हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, चॉइस ऑफ प्लॉट। अब यहाँ अगर कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग हमारे पास प्लॉट अवेलेबल है तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कस्टमर को वही प्लॉट देने की। और कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग अगर प्लॉट अवेलेबल नहीं है तो हम कस्टमर को कैसे गाइड करें। पहला जो कस्टमर की चॉइस आती है वो आती है कॉर्नर प्लॉट को लेकर। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल में किसी अदर कॉर्नर प्लॉट का साइट प्लान होना चाहिए जिसे हम कस्टमर को दिखाएं और ये समझाएं कि सर जब देखिए तीन तरफ आप सेटबैक छोड़ेंगे 10 फीट 10 फीट 5 फीट या अकॉर्डिंग टू जेडीए नॉर्म्स, तो आपका जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो बहुत ही कम बचेगा। साथ ही साथ पूरे प्लॉट की कीमत पे आपको 5% एक्स्ट्रा प्राइम लोकेशन चार्ज देना पड़ेगा, जिससे आपके प्लॉट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरी जो चॉइस कस्टमर की आती है वो आती है ईस्ट फेसिंग प्लॉट को लेके। तो हमें यहाँ कस्टमर को समझाना है कि सर आपके प्लॉट की डायरेक्शन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उसके अंदर वास्तु के हिसाब से नक्शा कैसा बनाया है। आज अगर आपने ईस्ट फेसिंग प्लॉट भी ले लिया और वास्तु अगर उसका ठीक नहीं है, आपने अग्निकोण के अंदर बेडरूम बना दिया, तो वो भी आपको फायदा नहीं देगा। बनस्पत इसके अगर आपने नॉर्थ वेस्ट या साउथ फेसिंग प्लॉट लिया और उसका वास्तु प्रॉपर करा तो वो भी आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। इवन जयपुर के जितने बड़े नेता हैं, जितने बड़े व्यापारी हैं, जितने बड़े ज्योतिष हैं, उन सबके मकान आपको साउथ फेसिंग मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि साउथ फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने उसका वास्तु कैसे डिजाइन किया है। तीसरी चॉइस जो कस्टमर की आती है वो आती है पार्क फेसिंग प्लॉट को लेकर। तो यहाँ हम कस्टमर को समझाते हैं कि सर पार्क जो होता है वो पूरी कॉलोनी के अंदर एक पब्लिक यूटिलिटी की चीज है। बल्कि हमारे पुराने कस्टमर जो कहीं पार्क फेसिंग प्लॉट में रहते हैं वो उससे बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि वहां पे हर तरह के लोगों का उठना बैठना है। इवन वो अपनी पार्क बालकनी है जो उनकी, उसका भी वो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाते। साथ ही साथ बच्चों का शोरगुल, खेलना, कुछ कांच तोड़ना, कुछ छोटे मोटे झगड़े, तो वो उन जगहों से बल्कि परेशान है। तो अब वो नॉन पार्क फेसिंग प्लॉट की रिक्वायरमेंट करते हैं और कॉलोनी में पार्क होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आपका हर प्लॉट पार्क फेसिंग हो। चौथी जो कस्टमर की डिमांड आती है वो आती है वाइडर रोड को लेके कि मुझे 40 फीट या 60 फीट पे प्लॉट चाहिए। तो यहाँ हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। अगर कस्टमर हमारा इन्वेस्टर है तो हमें क्या जवाब देना है और अगर यूजर है तो क्या जवाब देना है। मैं आपको दोनों क्लियर करता हूँ। पहली बात, कस्टमर अगर हमारा यूजर है तो हमें उसको समझाना है कि सर जो मेन रोड है ये पूरी कॉलोनी में एंट्री है और सारी गाड़ियां इसी से होकर जाएंगी, तो आपको अननेसेसरी नॉइज पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके बच्चे अगर छोटे हैं, जैसे गेट खोला गाड़ियों का जो ट्रैफिक होगा उसका सामना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सर जो प्लॉट ले रहे हैं वो शांति से रहने के लिए ले रहे हैं, अननेसेसरी इन परेशानियों के लिए नहीं। अब यहाँ पे अगर आपका कस्टमर इन्वेस्टर है तो वो तो कहेगा कि यार वाइडर रोड पे अगर मुझे प्लॉट मिलेगा तो भविष्य में उसकी रेट 30 फीट या छोटे रोड से ज्यादा होगी। तो हमें उसको ये समझाना है कि सर अपनी जो टाउनशिप है ये पूरी गेटेड टाउनशिप है, चौड़ी रोड हो चाहे सकड़ी रोड हो, उस पर किसी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। तो आप जो प्लॉट ले रहे हैं चाहे 30 फीट पे लें चाहे 40 फीट पे लें, इसीलिए हमारी कॉलोनी, हमारी कंपनी में भी रेट्स एक हैं और आपको भी भविष्य में इस चीज को इसी तरीके से टैकल करना है। एक पांचवी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है वो आती है कि मुझे एंट्री के साथ प्लॉट चाहिए, यानी कि मेरी कॉलोनी जो आपकी है उसमें एंट्री पे ही मुझे प्लॉट मिल जाए, पीछे नहीं जाना। तो यहाँ हमें कस्टमर को थोड़ा सा हल्का एग्जांपल देते हुए समझाना है कि सर आज हम बस में चाहे आगे से बैठ के सफर कर रहे हैं या पीछे बैठे हुए हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मंजिल पे दोनों साथ पहुंचते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर को आज सर आप अपने घर से या 10-15 किलोमीटर दूर तक जब आ गए हैं तो आगे या पीछे से कोई खास मेजर डिफरेंस नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास जो पीछे प्लॉट अवेलेबल है उसकी यूएसपी आपको जरूर जोड़नी है दोस्तों, चाहे वो पार्क फेसिंग हो या अदर कोई फैसिलिटी पास में हो, जैसे कोई 100 फीट सेक्टर रोड उसके पास निकल रही है तो आप कस्टमर को समझाइए कि सर देखिए आज तो एंट्री ये है, लेकिन जब ये पीछे की 100 फीट खुल जाएगी तो अपन डायरेक्ट अजमेर रोड से या जो भी उसमें कंसर्न रोड है उससे हम बहुत जल्दी अटैच हो जाएंगे और तब आपको बहुत इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। आप अपनी सेलिंग स्किल्स के साथ इनको जोड़कर अपनी डील्स को अच्छी तरीके से क्लोज करेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और मैं अपनी इस कंपनी गोकुल कृपा के अंदर असिस्टेंट बिजनेस पार्टनर ऑफ सेल्स हूँ।
दोस्तों, जब हम कस्टमर को अपने प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाते हैं और उसको प्लॉट पसंद कराते हैं, प्लॉट पसंद कराने के बाद हम उसको वापस लेके आते हैं, जब हम उसे प्लॉट पसंद कराने के बाद पैसा मांगते हैं, उस चीज़ की हम लोग डिमांड करते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं कस्टमर हमसे बैक होने की कोशिश करता है। कस्टमर हमें ये बोलता है कि सर मैं डिसीज़न अभी नहीं लूँगा, मैं आपके प्रोजेक्ट्स को और प्रोजेक्ट से कंपेयर करूँगा। तो दोस्तों, आपको उस टाइम कस्टमर को ये जवाब देना है, बिल्कुल सर आप कंपेयर कीजिए, आप मेरे प्रोजेक्ट को ज़रूर सर और प्रोजेक्ट से कंपेयर करिए, क्योंकि जब तक आप अदर प्रोजेक्ट्स को मेरे प्रोजेक्ट से कंपेयर नहीं करेंगे, जब तक आपको ये फील नहीं होगा कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इस एरिया का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है सर। आप मेरे प्रोजेक्ट को सर रेट वाइज कंपेयर कीजिए, आप मेरे प्रोजेक्ट को लोकेशन वाइज कंपेयर कीजिए, आप मेरे प्रोजेक्ट में दी गई फैसिलिटीज़ के द्वारा उसको कंपेयर कीजिए, आप मेरे प्रोजेक्ट को मेरी फैसिलिटीज़ से कंपेयर करने के बाद मेरी सर्विसेज से कंपेयर कीजिए, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर, आप उस कंपनी का बैकग्राउंड ज़रूर चेक कीजिए सर। क्या उस कंपनी ने पहले कभी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, डेवलप किया है तो जिस टाइम वो उस प्रोजेक्ट को सेल कर रहा था उसने अपने कस्टमर को दिए हुए कमिटमेंट को फुलफिल किया है कि नहीं किया है। अगर उसने वो प्रोजेक्ट डेवलप किया तो क्या उसमें लोग बाग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। इन सब चीज़ों को कंपेयर करेंगे सर तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इस एरिया का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है। दूसरा सर, आप किस तरह की कंपनी से जुड़ना पसंद करेंगे सर? एक वो कंपनी जिसका हर 2-5 साल में एक प्रोजेक्ट आता हो, या एक वो कंपनी जिसका हर 5 महीने में एक प्रोजेक्ट आता हो? क्योंकि सर कंपनी की ग्रोथ के साथ में आपकी ग्रोथ निश्चित है सर। तो ये तो हुआ सर आपके सवाल का जवाब कि आप मेरे प्रोजेक्ट को अदर प्रोजेक्ट से कंपेयर करेंगे। दूसरा सर, जैसा कि आपने बोला मैं डिसीज़न अभी नहीं लूँगा, तो मैं आपको बताऊँ डिसीज़न तो आपको लेना ही पड़ेगा सर। आदमी 2 ही तरीके से डिसीज़न लेता है। पहला, या तो वो खुद डिसीज़न ले, वरना समय उसको डिसीज़न लेने पे मजबूर कर दे। अगर आप खुद डिसीज़न लेते हैं तो ये वेल एंड गुड है सर। अगर समय ने आपको डिसीज़न लेने पे मजबूर किया तो शायद उस टाइम आप ये प्लॉट खरीद भी ना पाएँ। दूसरा सर, आपने और मैंने कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुना है कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले मुझे ये प्लॉट इतने का मिल रहा था, 2 लाख का मिल रहा था या 5 लाख का मिल रहा था, पर उस टाइम मैं नहीं ले पाया। तो सर, आप और मैं ये कहानी सुनते सुनते बड़े हो गए सर। आप और मैं ये नहीं चाहते कि अपने आने वाली जनरेशन से ये कहानियाँ सुने सर। तो प्लॉट लेने का इंतज़ार नहीं करें सर, प्लॉट खरीदने के बाद इंतज़ार करें। वहाँ से आप लोअर क्लास से मिडिल क्लास से अपर क्लास में शिफ्ट हो सकते हैं सर, क्योंकि प्लॉट एक ऐसा प्रोडक्ट है सर जिससे एंड यूज़र तक पहुँचने के बाद कस्टमर की ज़िंदगियाँ तक बदल जाती हैं सर। तो ये था सर मेरे उस सवाल का जवाब। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे मेरी सेल्स में डेवलपमेंट हुआ है और आपकी सेल्स में भी डेवलपमेंट ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, मैं दिलीप सिंह राठौर, डेप्यूटी बिजनेस पार्टनर सेल्स गोकुल कृपा परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्रोजेक्ट साइट विजिट से लेकर के डील क्लोजिंग तक कस्टमर के कई तरह के सवाल रहते हैं। उनमें से एक सवाल ये भी रहता है कि ये जो आप सेक्टर प्लान मुझे बता रहे हैं ये कहाँ तक प्रमाणित है। दूसरा, ये जो सेक्टर रोड की आप बात कर रहे हैं ये बनेगी तो कब तक बनेगी, क्या इसकी कोई निश्चित समय सीमा है? तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं सेक्टर प्लान के बारे में। किसी भी शहर को बसाने के लिए वहाँ पे एक गवर्नमेंट बॉडी होती है। हम जयपुर की बात कर रहे हैं तो जयपुर के अंदर जो गवर्नमेंट बॉडी है वो है जेडीए, यानी कि जयपुर विकास प्राधिकरण। जयपुर के फ्यूचर के लिए जयपुर में प्रॉपर रोड कनेक्टिविटीज हो, इसके लिए जेडीए ने एडवांस में एक सेक्टर प्लान तैयार कर रखा है और हाईकोर्ट ने भी जेडीए को सख्त आदेश दे रखे हैं, पाबंद कर रखा है कि जो सेक्टर प्लान बना हुआ है उसके साथ अब किसी भी तरह की कोई चेंजेस ना हो उसके अंदर। साथ ही साथ जेडीए ने प्राइवेट डेवलपर्स को भी पाबंद कर रखा है कि अब वो जो प्लानिंग करें वो सेक्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए ही प्लानिंग करें। अब अपन बात करते हैं सेक्टर रोड्स की, ये कब तक बनेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो अभी तक डेवलपमेंट हुआ है वो सेक्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए ही डेवलपमेंट हुआ है और आगे भी जो डेवलपमेंट होगा जेडीए सेक्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए ही डेवलप करेगा। ये जो सेक्टर रोड्स होती है ये 2 तरीके से डेवलप होती है। एक तो प्राइवेट डेवलपर जब अपनी प्लानिंग डेवलप करता है तब सेक्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए, सेक्टर रोड्स को ध्यान में रखते हुए ही वो अपनी प्लानिंग करता है और उसके प्रोजेक्ट के अंदर से कोई सेक्टर रोड जारी है तो वो उसे डेवलप करता है। दूसरा, जब जेडीए को उस एरिया के अंदर सेक्टर रोड की रिक्वायरमेंट होती है तब वो उस सेक्टर रोड को वहां पे डेवलप करता है। तो जब कोई एरिया डेवलप होता है उससे पहले आप देखेंगे कि वहां पे जो कनेक्टिविटी होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। वहां पे आप देखेंगे तो ग्रामीण सड़क होती है या फिर जो सड़क होती है वो बहुत नैरो, बहुत ही सकड़ी होती है। इसलिए
कोई भी नया एरिया जब डेवलप होता है वो सेक्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए डेवलप होता है। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा कि आज से 5 से 6 साल पहले आप देखेंगे तो जगतपुरा के अंदर जैसे ही सेक्टर रोड्स का काम चालू हुआ था तब वहां पे बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ और उस एरिया में ग्रोथ भी देखी गई। साथ ही साथ लगभग 1 साल पहले आप देखेंगे कि मानसरोवर एक्सटेंशन रीजन के अंदर बहुत तेजी से सेक्टर रोड का काम चल रहा है। जितने भी अवैध निर्माण थे, जो एंक्रोचमेंट था, वो सब ध्वस्त करके जेडीए ने आज मौके पे वहां पे सेक्टर रोड्स बना दी है। तो इसी तरीके से कोई भी एरिया डेवलप होगा वहां पर भी सेक्टर रोड, सेक्टर प्लान का पूरा ध्यान रखा जाएगा और ये सेक्टर रोड्स बनेंगी। अब अपन बात करते हैं कि सेक्टर रोड की क्या अहमियत होती है। तो किसी भी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है किसी एरिया के अंदर, तो जो ग्रोथ होती है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जो रहता है वो सेक्टर रोड का रहता है। इसलिए आप देखेंगे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आपको सभी प्रोजेक्ट्स के पास में एक सेक्टर रोड मिलेगी या हमारे प्रोजेक्ट के बीच में से कोई आपको सेक्टर रोड मिलेगी, जिससे हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल सके, साथ ही साथ हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट में उनको ग्रोथ मिल सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दिया गया ये जवाब आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप अपनी सेलिंग स्किल के साथ इन्हें ऐड करके अपनी डील को और क्लोज कर सकेंगे। नमस्कार, मैं ममता राजावत, गोकुल कृपा ग्रुप असिस्टेंट बिजनेस पार्टनर सेल्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कस्टमर की विजिट से लेकर डील क्लोज होने तक कई सारे सवाल होते हैं और उन्हीं सवालों में से एक सवाल है पैसा नहीं है। हम इस प्रॉब्लम का सलूशन 6 पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, निर्णय लेना समस्या है ना कि पैसा। जी हाँ, समस्या ये नहीं कि पैसा नहीं है, समस्या है कि सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया गया और मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि आप डिसीजन ले चुके हैं। पॉइंट नंबर 2, पैसा होता नहीं, अरेंज करना होता है। मैं भी आप ही की तरह सर्विस क्लास से हूँ और मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि 15 से 20 लाख रुपए एक साथ इकट्ठा करना आसान है, लेकिन ये सच्चाई है कि पैसा होता नहीं, अरेंज करना होता है। और ये अलग बात है कि ये आपकी नीड की अर्जेंसी पर डिपेंड करता है कि आप कैसे अरेंज करते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी लेकिन एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आपकी बिटिया की शादी की ईद है और आपके घर बहुत अच्छा रिश्ता आता है, लड़का सुंदर है, गवर्नमेंट जॉब में है, लड़के वालों की कोई डिमांड नहीं है, लेकिन उनकी कंडीशन है कि वो शादी तुरंत करना चाहते हैं। आपके पास पैसा नहीं, अब आप क्या करते हैं? जी हाँ, आप अरेंज करते हैं। पॉइंट नंबर 3, रिजल्ट पैसा एकत्रित करने के लिए प्रेरित करता है। मैं चाहूँगी कि एक बार आप आपकी वाइफ के ड्रीम होम के सपने को पूरा करके आपकी फैमिली की उस खुशी को महसूस करें। ये प्रॉपर्टी आपके बच्चों की हाई एजुकेशन, शादी के समय एक आदर्श बेटे की तरह आर्थिक जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी और इससे मिलने वाली इस रिजल्ट से मिलने वाले आनंद ने हमें ऑप्शन ढूंढने के लिए प्रेरित किया और हमने ऑप्शन ढूंढे। पॉइंट नंबर 4, फंड अरेंज करने के 10 आसान तरीके। होम लोन हम सैलरी स्लिप ITR के बेस पे कोई भी बैंक हमें मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 70 से 75% तक का लोन बड़ी आसानी से देता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि होम लोन की किस्तों में, होम लोन की रेटों में और FDR के रेट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब बात आती है डाउन पेमेंट जमा कराने की। हमें कंपनी में 25 से 30% तक का डाउन पेमेंट जमा कराना होता है और इससे भी आप बड़ी आसानी से अरेंज कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस हैं जिसके द्वारा आप इसे आसानी से अरेंज कर सकते हैं। हम पर्सनल लोन ले सकते हैं, हम स्टाफ लोन ले सकते हैं, हम PF फंड को विड्रॉ कर सकते हैं, हम गोल्ड पे लोन ले सकते हैं, एग्रीकल्चर KCC लोन उठा सकते हैं, हम कार पे रिफाइनेंस करवा सकते हैं, हम पुरानी असेट्स जो कि अनयूज़ है उनसे भी, उनको सेल करके भी फंड अरेंज कर सकते हैं। हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी फंड अरेंज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, लोन पे प्लाट लाइबिलिटीज़ नहीं, फोर्सफुली सेविंग है। लोन लेने के बाद हम चाहे या ना चाहे हमें EMI तो चुकानी होती है, जिससे कि फोर्सफुली सेविंग होती है। प्लाट और मकान अनलिक्विड असेट्स हैं जिन्हें जल्दी जल्दी खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पावर टूल है। 10 से 15 साल का इन्वेस्टमेंट हमें 5 से 10 गुना तक की सेविंग देता है। पॉइंट नंबर 6, पैसा अरेंज करने का बड़ा पुरस्कार। आज से लगभग 10 से या 15 साल पहले जिस भी व्यक्ति ने पैसा ना होने के बाद भी पैसा अरेंज करके जयपुर में 8 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी,
आज वो व्यक्ति 80 लाख की प्रॉपर्टी का मालिक है। मैं कहना चाहूँगी कि कठिन परिस्थितियों में भी पैसा ना होने के बाद भी पैसों का अरेंज करके जिस भी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी में निवेश किया है, आज उसके पास प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी हमारे लिए उपयोगी होगी और ये हमारी डील क्लोज करने में हमारी मदद करेगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मैं गोकुल कृपा ग्रुप में असिस्टेंट बिजनेस पार्टनर ऑफ सेल्स में हूं। तो दोस्तों, क्लाइंट को जब भी अपन विजिट कराते हैं या विजिट कराने से लेकर डील क्लोजिंग तक क्लाइंट के कई क्वेश्चन होते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन होता है कि आपकी टाउनशिप दूर है। उसके लिए मैं क्लाइंट को कुछ बातें बोलता हूं जो कि इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले क्लाइंट को बोलें कि हाँ सर, मेरी टाउनशिप थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन सर दूरी मायने नहीं रखती है, मायने रखती है कनेक्टिविटी। जैसा कि आपने देखा होगा सर कि कई बार 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमारे को 30 मिनट भी लग जाते हैं, लेकिन अगर कनेक्टिविटी अच्छी हो तो वही 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि सर आप सबसे ज़्यादा जोर कनेक्टिविटी पे दें, ना कि दूरी पर। सेकंड थिंग सर, आपने देखा ही होगा कोविड-19 का जो ये पीरियड चल रहा है, उसके अंदर शहर की अपेक्षा शहर से कुछ दूरी पर जो लोग रह रहे हैं, खुले एरिया के अंदर जो रह रहे हैं, वो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे हैं। और मैं अगर सर सुविधाओं की बात करूँ आपसे, तो जयपुर शहर की अपेक्षाकृत ज़्यादा सुविधाएं आपको इस आउटर एरिया में मिलेगी। उसका सबसे बड़ा कारण है, आपने देखा ही होगा सर, पृथ्वीराज नगर है आज, वहाँ पर ना सीवरेज लाइन है, ना पार्क की सुविधाएँ हैं। और अपने यहाँ अगर कॉलोनी का अपन देखें तो ये स्मार्ट डेवलपमेंट होता है, क्योंकि सर आपने देखा होगा हमारी कॉलोनी के अंदर पानी की टंकी, सीवरेज लाइन, हार्वेस्टिंग सिस्टम, ओवरहेड टैंक, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो आपने आज तक तार जो आपने खंभों पे देखे हैं वो हमेशा अंडरग्राउंड हमारी टाउनशिप के अंदर है। पानी की सारी सुविधाएं, पार्क की पूरी लैंड छोड़ी हुई है। तो यानी कि अपेक्षाकृत जयपुर शहर से ज़्यादा स्मार्ट डेवलप हो रहा है सर ये जो आउटर जयपुर जो डेवलप हो रहा है, जो नया जयपुर जो डेवलप हो रहा है। सर जैसे कि आपने देखा होगा कि डेवलप एरिया के अंदर रेट बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट आ चुका होता है। लेकिन अगर आप नए एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और नई एरिया में अगर आप प्लॉट लेते हैं तो वहाँ पर डेवलपमेंट आना होता है। इसलिए आपके एसेट्स में ग्रोथ और आपकी ग्रोथ होने के बहुत अधिक कारण होते हैं। आप वहाँ रह भी पाएंगे सर। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज आपके बजट में है, लेकिन कल आपके बजट से निकल जाएगा। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि पहले वैशाली नगर जो था, आज वैशाली नगर की भी पहले यही स्थितियां थी जैसी कि आज यहाँ पर स्थितियां हैं। और उस समय भी लोगों ने उसको रिजेक्ट करा, और जिन लोगों ने वहाँ पर लिया वह आज करोड़पति हैं। लेकिन आज वो चीज़ है सर, जिन लोगों के उस समय बजट में थी, आज वो बजट से आउट हो चुकी है। और आज सर ये भी आप एक अपॉर्चुनिटी है जो आप मिस कर देंगे। इसीलिए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा सर कि आप इस डील को फाइनल करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपकी सेल के अंदर और भी ज़्यादा ग्रोथ होगी और डीलें मैच्योर होंगी। थैंक यू गोकुल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। मैं गोकुल कृपा ग्रुप ऑफ कंपनीज में एज ए रियल एस्टेट का वर्क कर रहा हूं और अभी मैं वहां डेप्यूटी बिजनेस पार्टनर ऑफ सेल्स हूं। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि कई सारे ग्राहकों का सवाल आता है कि वो जयपुर तो आ जाते हैं, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि उनको उन्हीं के एरिया में प्लॉट चाहिए या उन्हीं की रोड पर प्लॉट चाहिए। मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, जब आप 100, 200, 300 किलोमीटर चल के जब आप जयपुर में आ गए हैं तो अब वो एरिया आपका नहीं रहा। अब आप जयपुर में आ गए हैं तो जयपुर का वो एरिया चुनिए, उस एरिया का चुनाव कीजिए जो नया जयपुर बन रहा है, जो फ्यूचर का जयपुर बन रहा है, जो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगा, जो आपके रहने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार कर रहा है। यदि मैं बात करूं अजमेर रोड और टोंक रोड के बीच के एरिया की, विशेषकर अजमेर रोड की मैं बात करूं तो वास्तु दृष्टि से कोई भी शहर का साउथ और वेस्ट सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है। अजमेर रोड और टोंक रोड के बीच का एरिया ये साउथ और वेस्ट का एरिया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि आप प्लॉट लेने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा चेक करनी चाहिए। पहली चीज़ है, आप जिस एरिया में लेना चाहते हैं वहाँ जॉब की संभावनाएं आपकी पूरी होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि घर चलाने के लिए नौकरी ज़रूरी है। दूसरा, आपके बच्चों की एजुकेशन उस एरिया में पूरी हो रही है कि नहीं। और तीसरा, शहर से उस एरिया की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है या नहीं है। यदि मैं साउथ और वेस्ट एरिया जो अजमेर रोड और टोंक रोड के बीच का एरिया आता है, विशेषकर अजमेर रोड का, तो मैं बताऊं उस एरिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, महिंद्रा, सेज,
और ऐसी कई सारी चीज़ें, मोहना मंडी और ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी कंपनीज हैं जहां आपको रोज़गार मिल जाएगा। आने वाले टाइम में लाखों लोगों को उस एरिया में रोज़गार मिलेगा। तो आपकी जॉब की जो संभावनाएं हैं उस एरिया में पूरी हो रही हैं। दूसरा, एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको अच्छी स्कूल, अच्छी कॉलेज, अच्छी इंस्टीट्यूशन, अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए। तो वो उस एरिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉलेज भी हैं, अच्छी अच्छी स्कूलें भी हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल भी हैं, मिडिल क्लास स्कूल भी हैं। जैसी स्कूल का आप चुनाव करना चाहिए ऐसा कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है वो कनेक्टिविटी। तो आज शहर से अगर बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी, अजमेर रोड की जितनी अच्छी कनेक्टिविटी है उतनी अच्छी कनेक्टिविटी दूसरे एरिया की नहीं है। उस एरिया में आप जैसे जेडीए का सेक्टर प्लान और जोनल प्लान देखेंगे तो बड़ी बड़ी रोडें हैं, 100 फीट की, 200 फीट की, 250 फीट की, 300 फीट तक की रोडें उस एरिया में या तो बन चुकी हैं या फिर मास्टर प्लान में जो बनने वाली हैं। तो शहर से कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा, आप अजमेर रोड का चुनाव कीजिए। बहुत अच्छा, आपके लिए रहने का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होगा और आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। विश यू द बेस्ट। जय हिंद, जय गोकुल कृपा। नमस्कार दोस्तों, नाम भंवर सैनी, डेप्यूटी बिजनेस पार्टनर ऑफ सेल्स इन गोकुल कृपा ग्रुप। दोस्तों, कई बार हमारे प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद क्लाइंट्स के काफ़ी सारे सवाल हमारे सामने आते हैं और उन्हीं में से एक सवाल यह भी आता है कि मुझे छोटे प्लॉट में अधिक फ्रंट चाहिए। तो हमें यहाँ पर अपने क्लाइंट्स को ये बताना चाहिए कि अभी मार्केट के ट्रेंड और लोगों की अधिकतम डिमांड को देखते हुए ये कुछ स्टैंडर्ड साइज रखी गई है, जैसे 20x50 111.11 वर्ग गज, 25x50 138.88 वर्ग गज, 25x55 152.77 वर्ग गज, 25x60 166.66 वर्ग गज और 30x60 200 वर्ग गज। ये जो मैंने आपको साइज बताई है, इनमें से किसी भी साइज में अगर आप आपका मकान बनाते हैं तो आपके मकान के सभी रूम्स और हॉल की साइज बहुत ही शानदार निकलेगी और आप आपके मकान के पीछे एक पर्याप्त वेंटिलेशन छोड़ सकते हैं और आगे की तरफ एक बहुत ही अच्छा गार्डन बना सकते हैं और गाड़ी के लिए एक अच्छी पार्किंग बना सकते हैं। और यदि सर आप किसी अच्छे आर्किटेक्ट से आपके मकान का नक्शा डिज़ाइन करवाते हैं तो वह आपको इन्हीं साइज में बहुत ही शानदार एलिवेशन तैयार करके देगा और बहुत ही शानदार लेआउट प्लान तैयार करके देगा। जैसा आप चाह रहे हैं कि आपके मकान का फ्रंट ज़्यादा हो और डेप्थ कम हो, तो सर अगर आप पीछे पर्याप्त वेंटिलेशन छोड़ेंगे और आगे की तरफ अच्छा गार्डन बनाएंगे और गाड़ी के लिए एक पार्किंग बनाएंगे सर, तो आपके मकान का जो कंस्ट्रक्शन एरिया है सर वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा और आपके मकान के जो रूम्स है और जो हॉल है उसकी साइज डेफिनेटली बिगड़ जाएगी सर। तो दोस्तों, इसी तरीके से इस सवाल का जवाब मैं मेरे क्लाइंट्स को देता हूं और मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सब भी इस सवाल का जवाब अब आसानी से अपने क्लाइंट्स को दे पाएंगे। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दीपिका है। मैं गोकुल कृपा ग्रुप में असिस्टेंट बिजनेस पार्टनर ऑफ सेल्स। क्लाइंट्स की साइट विजिट से लेकर और जब तक हम क्लाइंट को प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं उसके कई सवाल होते हैं। उसमें से अमूमन हर ग्राहक का एक सवाल होता है कि आप हमें या तो बना बनाया मकान दिला दीजिए या आप हमें फ्लैट दिला दीजिए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो हमारी संस्कृति है उसके अंदर सभी लोग खुद का मकान ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो हम अपनी चॉइस से बनाते हैं, जिसके अंदर हम वास्तु फ्रेंडली चीज़ें रखते हैं, जिसके अंदर हम हर तरीके से अपने अकॉर्डिंग अपने घर को डिज़ाइन करते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति बना बनाया मकान और फ्लैट लेने के लिए मुझसे कहता है तो मैं उन्हें एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि आप अपना मकान या जो भी आप बनाना चाहते हैं अपने लिए वो अपनी चॉइस के हिसाब से बनाएं। बात करें अगर हम क्वालिटी की, तो सर आप भी जानते हैं और मैं भी ये चीज़ को जानती हूँ कि जब भी हम मार्केट से कोई चीज़ रेडीमेड लेते हैं और हम उस चीज़ को खुद बनाते हैं तो उसमें बनाई गई मेहनत और उस पर लागत दोनों चीज़ों को सामने वाला व्यक्ति जोड़ता है। वैसे ही सेम हमारे साथ भी होता है, जब हम बनी बनाई चीज़ खरीदते हैं तो वो व्यक्ति अपनी लागत को निकालने के लिए उसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करता है। वो कॉम्प्रोमाइज़ आप खुद नहीं करते क्योंकि आप अपने हिसाब से अपने मकान में चीज़ लगाते हैं। अगर मैं बात करूं बजट की सर, तो बजट में भी आप अगर देखेंगे, अगर आप कोई बनी बनाई चीज़ लेने जाएंगे, अगर मैं 100 गज के बने बनाए मकान की बात करूं तो लगभग आपको 35 से 40 लाख रुपए का पड़ता है। लेकिन अगर वो मकान आप खुद बनाते हैं तो मेरे हिसाब से 25 से 30 लाख में आप एक बढ़िया मकान बना के तैयार कर सकते हैं। आप मान के चलिए कम से कम 30 से 40% का जो मार्जिन होता है वो इसी में कवर किया जाता है।
तो आप अपने मकान को अपने अकॉर्डिंग बनाएं और अपने मकान को, अपने ड्रीम हाउस को इस अकॉर्डिंग आप सजाएं कि जब भी आप ये मनन करें कि आज मैंने अपना मकान, तो आपको ये फील ना हो कि मैंने कुछ एडजस्टमेंट किया या मैंने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं एस एन गुप्ता, असिस्टेंट बिजनेस पार्टनर ऑफ सेल्स इन गोकुल कृपा ग्रुप ऑफ कंपनीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। रियल एस्टेट बिजनेस के सेल्स प्रोफेशन में वैसे तो बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन उनमें से एक सवाल, जब आप क्लाइंट को प्रोजेक्ट विजिट कराने जाते हैं और वो आने के बाद जब वो कहते हैं कि मैं परिवार से पूछकर बताऊंगा, अब ये सवाल आएगा ही नहीं अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे जब आप विजिट कराने जाएं उस समय आप ये पता करने की कोशिश करें कि इनके परिवार में से या इनके दोस्तों में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनकी इनके डिसीजन में अहम भूमिका होने वाली है, और आप उन लोगों को विजिट कराते समय ही साथ में ले लें। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं हो पाता है और वो कहते हैं कि मैं परिवार से पूछकर बताऊंगा, तो आप कहें यस सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं और आपने तो मेरा काम और आसान कर दिया, क्योंकि प्रॉपर्टी तो एक ग्रोथ का सूचक है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, प्लॉट खरीदना, ये तो ग्रोथ का सूचक है। इसके लिए तो कोई आपका शुभ चिंतक या आपके परिवार में से कोई मना करेगा ही नहीं। लेकिन उन्होंने वो प्रोजेक्ट देखा ही नहीं, तो आप उनको समझाएंगे क्या? वो कहेंगे यस, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन एक काम करेंगे, हम खुद ही जाकर देख आएंगे या फिर मैं उनको खुद ही दिखा लाऊंगा। आप कहें सर, अगर कोई सिंगर अगर गाना गाता है और आप उसको किसी और को सुनाएंगे या मैं किसी और को सुनाऊंगा, तो क्या मैं उस तरीके से सुना सकता हूं जैसे उसने सुनाया है, फील कराया है? अगर एक कवि कविता गाता है, कविता सुनाता है, तो उस कविता को क्या श्रोता एक दूसरे श्रोता को उस तरीके से सुना पाता है? वैसे ही मैं आपके प्रोफेशन की बात करूं, आज आपके प्रोफेशन में आपको सालों हो गए हैं, मैं आपके प्रोफेशन के बारे में किसी को बताने जाऊं तो क्या वो आपकी तरीके से मैं उनको बता पाऊंगा? क्या सही तथ्य और सही जानकारियां आपकी तरह उनको मैं पहुंचा सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि जिसका जो काम है, जो कंटिन्यूटी में, जो रेगुलरिटी में जिस काम को कर रहे हैं, वो ही उस काम को सही तरीके से, वो ही उस चीज़ों को, उन तथ्यों को सही ढंग से उन तक पेश कर पाते हैं जो उनको कर रहे हैं। इसलिए आप चाहे विजिट कराने जाएं, चाहे आप उस प्रोजेक्ट के बारे में उनके साथ डिस्कस करें, मैं आपके साथ, आपके परिवार के साथ इसमें शामिल होना चाहता हूं। इससे जिस चीज को आज आप पूरी तरह से अवसर मान रहे हैं और आपको पूरी तरह से पसंद है, आप लेना चाहते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके परिवार को आधी अधूरी जानकारी वो आपको नहीं लेने के लिए विवश कर दें। इसीलिए आप मुझे विजिट कराते समय और डिस्कस करते समय आप साथ में रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है और मैं गोकुल कृपा ग्रुप में एज ए बिजनेस पार्टनर ऑफ सेल्स कार्यरत हूँ। दोस्तों, विजिट से लेकर और क्लोजिंग तक कस्टमर के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उनमें से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसका ये भी होता है कि सर आपका जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो प्रॉपर कनेक्टिविटी पर नहीं है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएँ उनको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, मुस्कुराएँ और फिर उसका प्रॉपर जवाब दें। तो इस क्वेश्चन के एवज में मैं भी कुछ अपना नॉलेज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप सर बताएं सर, बिल्कुल जायज़ आपने सवाल किया है और आज अपना प्रोजेक्ट प्रॉपर कनेक्टिविटी पर नहीं है, तो सर यह तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये प्रोजेक्ट अपना आज कनेक्टिविटी पर होता तो पहली बात तो ये है कि आपको इस रेट में नहीं मिलता। दूसरी बात ये है कि सर अपने एप्रिसिएशन के चांसेस उतने ही स्लो हो जाते हैं, क्योंकि जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तब तब रेटें ग्रोथ करती हैं। आज सर आप जैसे देखिए गांधीपथ को लीजिए सर, आप गांधीपथ पहले अंडरपास से पहले बना हुआ था, फिर अंडरपास बना, अंडरपास के बाद भी बना, प्रॉपर एक चौड़ाई में रोड बना गांधीपथ, तो आज वहाँ की रेटें किस तरीके की हो गई। दूसरा सर आप गोपालपुरा से मोहाना मंडी की तरफ एक वंदे मातरम रोड 200 फीट रोड बनाया सर, आपको मालूम है। उस आप देखिए सर वहाँ पर किस तरीके की रेटें बढ़ी हैं। और सर चाहे मानसरोवर एक्सटेंशन हुआ, चाहे वैशाली एक्सटेंशन हुआ, ये जितना भी पार्ट है सर, इसमें जितनी भी सेक्टर रोडें बन रही हैं वो रोडें सर जिस गति से बन रही हैं वैसे वैसे सर वहाँ का रेटों में एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त तरीके की ग्रोथ आ रही है। तीसरा सर आप जगतपुरा को लीजिए, जगतपुरा में सर
पूरा सेक्टर मैप जो है आप उसको स्टडी करेंगे, आप देखेंगे तो आपको सारी रोड आपस में बनी हुई और कनेक्ट हुई मिलेंगी। तो सर आज जाओ हम देखिए मिडिल क्लास से रेटें बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई, मिडिल क्लास की अप्रोच में नहीं है, तो वहाँ पर एक तरीके से रेटों में तूफान सा आ गया था। सर ऐसे ही अपना जो ये प्रोजेक्ट है जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली ये एग्जिस्टिंग रोड जो आप देख रहे हैं ये अपनी कनेक्टिविटी नहीं है। अपनी कनेक्टिविटी तो ये है सर जो मैप में आपको 100 फीट रोड नज़र आ रही है, और फ्यूचर में सर ये जैसे ही बनेगी और आपस में जितनी भी आप सब पूरे मैप को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पूरे जो नया जयपुर जो एक तरीके से डेवलप हो रहा है, इसमें कोई भी सेक्टर रोड 100 फीट से कम नहीं है। तो जैसी सर ये रोडें मिलेंगी 100 फीट, 200 फीट, 250 फीट, तो यहाँ का जो नया जयपुर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा सर वो इन सेक्टर रोडों पर खड़ा होगा, नहीं कि ये छोटी छोटी रोडें इनके ऊपर थोड़ी बनना है। तो आप सर निश्चिंत रहें, अपना जो प्रोजेक्ट है प्रॉपर 100 फीट रोड पर है और बहुत जल्दी ये बनेगा, और जैसे ही ये बनेगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है सर उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके का ग्रोथ आने वाला है। आप निश्चिंत रहें सर, अपना ये रिकॉर्ड भी रहा है कि अपना ग्रुप का कोई भी प्रोजेक्ट 100 फीट रोड से कम पर नहीं है सर, पूरा 100 फीट रोड पर है। कहीं भी आप देख लो सर, कोई सा प्रोजेक्ट उठाकर देख लो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये दिया गया सजेशन आपकी क्लोजिंग में और सहायक सिद्ध होगा। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं सुभाष सैनी, बिजनेस पार्टनर सेल्स गोकुल कृपा। दोस्तों अक्सर हम कस्टमर को साइट विजिट पे लेके जाते हैं तो कस्टमर की ये डिमांड रहती है कि सर रीसेल की क्या गारंटी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि रीसेल के विषय में कस्टमर से चला के बात नहीं करनी है, क्योंकि अपना काम रीसेल का नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कस्टमर की तरफ से ये सवाल आता है तो आपको क्लियरली ये बोलना है कि सर कंपनी की तरफ से रीसेल की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सर हम लोग हमारे प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं। हम लोगों का फोकस सिंगल प्लॉट बेचने पे होता है। आज हमारे ग्राहक एंड यूजर ज़्यादा होते हैं, यही कारण है कि हमारे प्रोजेक्ट में तेज़ी से मकान बनते हैं। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जहाँ तेज़ी से मकान बनते हैं वहाँ अक्सर ग्राहक की डिमांड बहुत बढ़िया रहती है। फिर भी अगर आप रीसेल के विषय में हमारी मदद लेना चाहते हैं तो हमने एक रीसेल डिपार्टमेंट बनवा रखा है। कंपनी के जो 500 एसोसिएट हैं उनकी मदद लेके भी आप अपने प्लॉट को रीसेल करवा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। मैं गोकुल कृपा ग्रुप ऑफ कंपनीज में एज ए रियल एस्टेट का वर्क कर रहा हूं और अभी मैं वहां डेप्यूटी बिजनेस पार्टनर ऑफ सेल्स हूं। दोस्तों जब हम लोग ग्राहकों को विजिट कराते हैं तो कई सारे सवाल आते हैं, जिनमें से एक सवाल ये भी आता है कि आपकी मेंटेनेंस की क्या गारंटी है। मैं आपको बताऊं, जैसे आपने हमारा प्रोजेक्ट देखा है और देखने के बाद आपने भी ये चीज़ें नोट की होगी कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें उसके अंदर होती हैं डेवलपमेंट में, वो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको डेवलप करते हैं। जैसे हम लोग हर प्रोजेक्ट में सीवर लाइन डालते हैं, हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाते हैं, पानी की टंकी बनाते हैं, ओवरहेड टैंक भी बनता है और एक अंडरग्राउंड टैंक भी बनता है। हम लोग प्रॉपरली पार्क को डेवलप करते हैं, प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगाते हैं, उसके अंदर 24 घंटे की हम लोग लाइट करवाते हैं, इलेक्ट्रीफाइड करवाते हैं पूरे प्रोजेक्ट को, डामर रोड डालते हैं, सिक्योरिटी के लिए एंट्री गेट बनता है, पूरी टाउनशिप की चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बनती है और हर प्लॉट का डिमार्केशन होता है और ब्लॉकों की बाउंड्री करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जो डेवलपमेंट का पार्ट है उसके अंदर हम लोग पूरी करते हैं। उसके बाद में जब तक वो प्रोजेक्ट जेडीए के हैंडओवर नहीं हो जाता तब तक हम उस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से मेंटेन करते हैं। और जैसे ही वो प्रोजेक्ट जेडीए के हैंडओवर हो गया उसके बाद में उस कॉलोनी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को एक विकास समिति बनानी होती है। वो विकास समिति वो सारे लोग मिलकर के बनाते हैं और उस विकास समिति को बनवाने में हमारी टीम उनकी मदद करती है। और उसके बाद में वो जो विकास समिति जो बनी है वो विकास समिति जेडीए की मदद लेकर के और नगर निगम की मदद लेकर के या स्वयं द्वारा उस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से मेंटेन करती है। और भविष्य में कोई भी प्लॉट का मालिक है उस प्लॉट के मालिक को उस प्लॉट की पोजीशन लेने में हमारी टीम, हमारे इंजीनियर्स और हमारे सुपरवाइजर उनकी मदद करते हैं। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय गोकुल। नमस्कार दोस्तों,
मैं अजीत यादव गोकुल कृपा ग्रुप में एज ए बिजनेस पार्टनर ऑफ सेल्स कार्यरत हूँ यहाँ पे। दोस्तों, एक रियल इस्टेट में क्वेश्चन आता है, मैं पास ही प्लॉट लेना चाहता हूँ, मैं बसे वाले एरिया में ही प्लॉट लेना चाहता हूँ। अपन इसका इस टाइप में आंसर दे सकते हैं दोस्तों, भाई आप पास प्लॉट ले रहे हो ना, तो सिर्फ आप रेजिडेंस कर रहे हो। आप थोड़ा सा आउटर में प्लॉट लेते हो तो आप रेजिडेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों कर सकते हैं। इसका अपन उदाहरण देके समझा सकते हैं दोस्तों। कभी दोस्तों सीकर रोड के ऊपर मुरलीपुरा आउटर में हुआ करता था, अजमेर रोड पे कमला नेहरू नगर और हीरापुरा कभी आउटर में हुआ करता था, कालवाड़ रोड पे बात करें तो करदनी कभी आउटर में हुआ करता था, टोंक रोड पे बात करें तो अपन प्रताप नगर और सीतापुरा कभी आउटर में हुआ करता था। आज वो शहर का मुख्य पार्ट है और ज़बरदस्त वाला रिटर्न मिला है, अपन उनको बता सकते हैं। अगला पॉइंट उनको बता सकते हैं अपन कि भाई आप आउटर में जो प्लॉट ले रहे हो ना, जो बसी हुई टाउनशिप में प्लॉट ले रहे हो, इस टाइप की जो कंजेस्टेड एरिया है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर वे में प्लॉट की साइज़ नहीं मिलेगी, पहली बात, क्योंकि लोगों ने प्लॉटों के टुकड़े कर दिए हैं। दूसरी, आपको वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जैसे सीवरेज लाइन नहीं मिलेगी, आपको वायरिंग मिलेगी जो आउटर मिलेगी, जो कभी बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं तो आपके प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रॉपर चौड़ी रोड नहीं मिलेगी, और गली कुचलियाँ मिलेंगी। और फिर दूसरी बात है कि आपको अपना पड़ोसी हो सकता है आपका और उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड दिन रात का अंतर हो, तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जो हमारी टाउनशिप में मिलेंगी। हमारी टाउनशिप में आपको प्रॉपर 30 फीट की, 40 फीट की, 60 फीट की, 80 फीट की रोडें मिलेंगी जो आपको ईजी अप्रोच करती हैं। आप उनको आराम से इस चीज़ के लिए बारे में बता सकते हो वैसा। और तीसरा पॉइंट अपन उनको बता सकते हैं दोस्तों कि इस पीरियड में जिनके आउटर में जिनके रेजिडेंस थे, उन्होंने आदमियों ने आराम से सुकून से सारी चीज़ें एंजॉय की हैं, कोई किसी टाइप की कोई तकलीफ नहीं हुई कोविड-19 के में भी लेके। अब लोग ये कवायद लगा रहे हैं कि हो सकता है कभी पानी में भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आउटर में जो भी लोग हैं ना, उनके पास में 20,000, 25,000, 30,000 लीटर का स्टोरेज है, जो कभी पीने की जरूरत पड़ेगी ना तो 2-3 महीने अपन पी के रह सकते हैं। आज जैसे राशन में जरूरत पड़ी है ना 2-3 महीने का राशन, वैसे पानी में भी जरूरत पड़ सकती है। तो अपन आउटर के बारे में ये बता सकते हैं अगर हमारे पास में हमारा खुद का स्टोरेज है इतने, और आपके हर के घर में आप स्टोरेज हैं इतने, तो आप उनको बता सकते हैं, इस चीज़ को अपन कैश कर सकते हैं। अगला पॉइंट आ सकता है दोस्तों भी नो EMI घर। यहाँ पे अगला जो कोई प्लॉट ले रहा 50,000 से 60,000 रुपये की रेंज में अपनी टाउनशिप में प्लॉट लेगा तो कम इन्वेस्टमेंट में वो प्लॉट ले लेगा, तो उसको कम लोन लेना पड़ेगा, तो उसकी EMI बहुत छोटी सी आएगी, मतलब वो इकोनॉमिक रेंज की EMI आएगी। अगला पॉइंट हो सकता है दोस्तों वो क्यों लेना चाहता है पास में, उसका कोई रीज़न होगा। अपन उसमें डीप में जाए ना तो हो सकता है कि यार उसको सेफ्टी सिक्योरिटी परेशान कर रही हो। अपन उनको बता सकते हैं कि आपका हमारी हर टाउनशिप है ना 5-5, 6-6 फीट की बाउंड्री वाल से और 2-2 फीट की तारबंदी से पैक है और एक ही गेट से एंट्री है, तो उसका सेफ्टी जो पर्पज़ था ना वो क्लियर हो सकता है। अगला हो सकता है कि वो बच्चों के एजुकेशन देख रहा हो, तो अपन अपने हर टाउनशिप के चारों तरफ से जो स्कूल हैं, बड़ी स्कूलें हैं और जो मिडिल स्कूलें हैं, उनका नाम बता सकते हैं। अगर आपके भाई ये स्कूल हैं, अपन उनको हॉस्पिटलों के नाम बता सकते हैं। अगर हमारी टाउनशिप के चारों तरफ से ये हॉस्पिटल हैं, आप इनकी सुविधाएं ले सकते हो। और दूसरा भाई आप वर्क प्लेस की बात करें तो अपना जनरली अपनी साइडें अजमेर रोड के सराउंडिंग में हैं, तो सेज के बारे में बता सकते हैं, सेज के बारे में डीपली बता सकते हैं। अगर वैसा आपको जॉब की कोई टेंशन नहीं होगी, यहाँ पे जॉब है, वैशाली नगर के नियर बाई हैं ये चीज़ें। पोस एरिया जो वैशाली नगर का, अजमेर रोड एक नेशनल हाईवे है, तो इनके बारे में अपन बता सकते हैं कि भाई हाँ आपको ये चीज़ की सुविधाएं मिल जाएंगी दोस्तों। और एक चीज़ और बता सकते हैं दोस्तों, आज अपन प्लॉट ले रहे हैं ना दोस्तों, प्लॉट सुविधाएं आपका पहले रेजिडेंस जाता है और फिर सुविधाएं जाती हैं। पहले रेजिडेंस जाता है फिर सुविधाएं जाती है ना, तो आपके प्लॉट पे वो रिटर्न मिलता है जो अपन सोच नहीं सकते, वो रेंट मिलता है जो अपन सोच नहीं सकते। तो आप इस टाइप में अपन छोटे छोटे टुकड़ों में उनको ब्रीफ करेंगे ना, तो हो सकता है कि वो अपना प्लॉट परचेज करने में अपने हेल्पफुल रहें ये चीज़। धन्यवाद दोस्तों। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव, डेप्यूटी बिजनेस पार्टनर ऑफ सेल्स, गोकुल कृपा ग्रुप ऑफ कंपनीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे रियल एस्टेट मार्केट पर कोविड-19 का क्या असर होगा और कैसे हम इस आपदा में भी अवसर तलाश कर सकते हैं, इस पर चर्चा करूंगा। आई होप मेरे द्वारा शेयर की जाने वाली इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए प्रोडक्टिव होंगी। तो चलो अपन पॉइंट्स पर आते हैं। अपना घर, जी हाँ, इस लॉकडाउन के समय या इस कोविड-19 के माहौल में जिनके पास अपना घर नहीं था, या यूँ कहूँ जो लोग रेंट पे थे, वो लोग काफ़ी परेशान हुए हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना किया है इन लोगों ने। कहीं ना कहीं एक फीलिंग होती है, एक फ्रीडम होती है अपने घर की, जो रेंट पे रहते हुए आप उसे फील नहीं कर सकते। इसलिए इस सेगमेंट के वो लोग जो कैपेबल होने के बावजूद भी अपनी लाइफ के बिजी शेड्यूल के चलते अपने ओन हाउस
परचेज करने की प्लानिंग नहीं कर पाए थे। आज वो लोग अपने ओन हाउस और रेंटेड हाउस के बीच एक बड़ा फ़र्क फील कर रहे हैं। आज इस लॉकडाउन कोविड-19 की समस्याओं ने उन लोगों को अपना घर परचेज करने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि आज इस लॉकडाउन के माहौल में ओनली एक चीज़ सबसे ज़्यादा काम आई है और वो है अपना घर। इसलिए ये लोग आज बेस्ट ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं, अपने एक अच्छे घर के लिए काफ़ी मार्केट में तलाश कर रहे हैं और ऐसे में इन लोगों की डिमांड फुलफ़िल करना हमारे लिए एक अवसर है। अब अगर ज़रूरत है तो हमारे एक्टिव होने की, हमारे कॉन्फिडेंस की, हमारे विश्वास अपने आप पर, अपने प्रोडक्ट पर, अपने ग्रुप पर, जिससे कि हम अपने कस्टमर को कन्विंस कर सकें और उनके लिए एक अच्छे सलाहकार बन सकें। जी, नेक्स्ट पॉइंट है आउटर कंपनीज़ का चाइना से इंडिया की ओर मूव करना। हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड में एक अलग सा इंप्रेशन है। आज जहां पूरा वर्ल्ड कोविड-19 की समस्याओं से त्राहिमाम है, वहीं हिंदुस्तान ने अपने आप को फुल्ली इंडिपेंडेंट और सक्षम दिखाकर प्रूव भी कर दिया है। अपने बेस्ट क्लाइमेट की वजह से आज हिंदुस्तान ने बाकी सभी कंट्रीज़ को बिजनेस के लिहाज से भी अपनी ओर आकर्षित किया है और इसी के परिणाम स्वरूप आज चाइना से बहुत से आउटर कंपनीज़ हिंदुस्तान की ओर मूव करने की प्लानिंग कर रही हैं, जो कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जी, नेक्स्ट पॉइंट है हाई राइज बिल्डिंग रेजिडेंस। इस लॉकडाउन के माहौल में हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों ने भी काफ़ी अनकम्फर्ट फील किया है, बिकॉज फ्लैट्स में ना छत आपकी होती है ना फर्श आपकी होती है। और ऐसे में वो लोग काफ़ी अजीब, उन लोगों को ऐसे में काफ़ी एक अजीब घुटन फील होती है। इस दौरान, जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताऊं तो इस दौरान किसी हाई राइज बिल्डिंग में अगर एक सिंगल केस पॉजिटिव मिला है तो पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। और इसी तरह की काफ़ी तकलीफ़ें झेलने के बाद इस सेगमेंट के कुछ लोगों ने अपने इंडिविजुअल हाउस की प्लानिंग स्टार्ट कर दी है, जो कि हमारे लिए एक पोटेंशियल डेटा है। इसी संदर्भ में नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल फैमिली ट्रेंड। जैसा कि हम सब सुनते आ रहे हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार, जो कि आज के समय का एक ट्रेंड बन गया है और ऐसे आपदा के समय लोगों ने इसे अच्छे से फील भी किया है कि छोटा परिवार कम संसाधनों में भी अपने आप को कंफर्ट फील कर लेता है, छोटे घर में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इन सब बातों को देखते हुए आज जॉइंट फैमिलीज़, न्यूक्लियर फैमिलीज़ का रूप ले रही हैं और इससे रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक बड़ी डिमांड जनरेट हो रही है। जी, इसी संदर्भ में नेक्स्ट पॉइंट है कंजेस्टेड एरियाज़। कुछ ऐसे कंजेस्टेड एरियाज़ हैं जो कोविड-19 के पैरामीटर के अकॉर्डिंग रेड जोन में भी आते हैं। उन लोगों का अब इस माहौल में जीना मुश्किल हो रहा है। वो लोग आज कोविड-19 से कम और कंजेस्टेड माहौल से ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में वो लोग अपने आप को कंजेस्टेड माहौल में से थोड़ा बाहर सेटल करने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पुराना जयपुर, जिसे हम चारद्वारी कहते हैं। हमें ओल्ड जयपुर जैसे एरियाज़ पर फोकस करना चाहिए, जो कि एक हग डिमांड ऑफ एरिया है। जी, नेक्स्ट पॉइंट है एनआरआईज। यह वो सेगमेंट है जो आज वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज़ में रहते हुए भी अपने आप को अनसेफ फील कर रहा है। ये लोग इस महामारी से काफ़ी परेशान हैं, डरे हुए हैं। ये आज हिंदुस्तान को काफ़ी सेफ, सिक्योर फील कर रहे हैं। इंडियन क्लाइमेट, खान पान, रहन सहन, ये सब इस तरह की आपदाओं से लड़ने में काफ़ी सक्षम है। इन सब रीजंस को देखते हुए जान है तो जहान है, ऐसी सोच के अकॉर्डिंग कुछ लोग हिंदुस्तान वापसी की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये इंडियन रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा और पोटेंशियल डेटा होगा। इसके अलावा बाकी सभी इन्वेस्टमेंट टूल्स ने समय समय पर अपने इन्वेस्टर्स को नुकसान भी दिया है, मार्केट हो या उसके इक्वल टूल्स हो। इन सभी रीजंस को देखते हुए अगर आज शेयर मार्केट्स के लोगों का या शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स का उनके टूल से भरोसा उठता है, तो उनके लिए सेकंड सबसे बड़ी और सेफ अपॉर्चुनिटी है रियल एस्टेट, जिसमें कि स्टेबिलिटी है, ट्रस्ट है, रिस्क फ्री है, लागत अमाउंट सेफ है, फ्यूचर ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। और इन सब रीजंस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि रियल एस्टेट एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट है। जी, नेक्स्ट पॉइंट है सरकार का रियल एस्टेट इंडस्ट्री की ओर झुकाव। गवर्नमेंट भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी पॉजिटिव सोच रही है, इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए उचित कदम उठा रही है, फिर चाहे बजट हो या इस इंडस्ट्री के प्रति उम्मीदें। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष पैकेज और आत्मविश्वास आर्थिक संरचना के नए सिद्धांत की दिशा में एक सहज कदम की घोषणा की है और पैकेज लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द के साथ शुरू हुआ है। इससे पता चलता है कि वाइब्रेंट का समय रियल एस्टेट के क्षेत्र में आने वाला है। सो फ्रेंड्स, सरकार इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे कदम उठा रही है, जो कि हमारे लिए एक बड़ी सपोर्ट है। जी फ्रेंड्स, फाइनल और लास्ट पॉइंट है रेपो रेट्स। आज इस वैश्विक महामारी की वजह से रेपो रेट में काफ़ी गिरावट आई है, जो कि 3.75% तक पहुंच गई है।
रेपो रेट्स में कमी आने की वजह से आरबीआई ने होम लोन रेट्स भी काफ़ी कम किए हैं, जो अप्रोक्स 7.5% तक आ गए हैं। और इतिहास की अगर माने तो जब जब रेपो रेट्स में कमी आई है तब तब रियल एस्टेट मार्केट में बूम आया है, या यूँ कहें कि दोस्तों उछाल आया है। सो हम यह भी कह सकते हैं कि यह ओनली आपदा नहीं अवसर है, हम इसकी प्लानिंग करें। और मार्केट सलाहकारों का भी यही मानना है कि रियल एस्टेट मार्केट अब ग्रो करने वाला है। इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में अब काफ़ी ग्रोथ की अपार संभावनाएं दिखने लगी हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपनी बात को क्लोज करते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम निकले थे कोविड-19 की समस्याएं गिनने, और देखते ही देखते हमने इस सभी समस्याओं में अवसर तलाश लिए। अब इंतजार ना करें, अचल संपत्ति में निवेश करें, निवेश चुनें, रियल एस्टेट चुनें और गोकुल कृपा डेवलपर्स चुनें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सूरा, डेप्यूटी बिजनेस पार्टनर इन सेल्स इन गोकुल कृपा कोलाइजन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, कई बार जब अपन ग्राहक को विजिट करवाते हैं तो ग्राहक के द्वारा क्वेरी आती है कि महिंद्रा सेज में कोई डेवलपमेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इस जगह इस क्वेरी को हैंडल करने के लिए हमें ग्राहक को सेज के बारे में अपडेट करना होता है। सेज के बारे में ये अपडेट करना होता है कि राजस्थान में ये जो महिंद्रा सेज है इसकी क्या रूपरेखा है। अगर अपन ऑल ओवर इंडिया पे बात करें तो बाकी के जो सेज हैं उनसे कंपैरिजन करें तो इस सेज में क्या क्या मुख्य बातें हैं जो उनसे एक कदम आगे बढ़ गई। अगर अपन बात करें कि उनको अपडेशन के लिए, तो सबसे पहले अपन ग्राहक को ये समझाते हैं कि सर सेज होता क्या है। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ही पहला सेज है, हर राज्य का एक सेज होता है। जैसे हरियाणा का गुड़गांव है, यूपी का नोएडा है, महाराष्ट्र का पूना है, कर्नाटक का बैंगलोर है, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद है, उसी तरीके से राजस्थान का भी सेज है जिसका नाम है महिंद्रा सेज। महिंद्रा सेज इसलिए है क्योंकि ये एक JV है, लैंड के जो ओनर है वो रिको है एंड महिंद्रा ग्रुप इसमें डेवलपमेंट का काम करते हैं, इसलिए इसका नाम महिंद्रा सेज है। आगे अगर अपन बताएं तो उन्हें ये बताते हैं कि सर अगर इस सेज की बात करें तो ये 3000 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, अमूमन 10 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें अलग अलग जोन्स बटे हुए हैं, IT जोन है, हैंडीक्राफ्ट जोन है, जेम्स एंड ज्वेलरी जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है। कंपनीज की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल की लगभग एट प्रेजेंट 90 कंपनीज वर्क करती है। बड़े बड़े नाम अगर अपन बताएं तो इन्फोसिस है, जैनपैक्ट है, नीरो है, गिरनार सॉफ्ट है, टॉयज बैंक है, कारदेखो.com है, JCB प्लांट है, ओटोपाल है, क्ले क्राफ्ट है, कजारिया है, महिंद्रा टेक है, चोकीडानी फूड एंड बेवरेजेस है, पेरिचो कंपनी है जो ब्राजील के बाद में ATM मशीन मैन्युफैक्चरिंग का पहला प्लांट दिया है, एन नंबर ऑफ इस तरीके की कंपनीज हैं। और अमूमन 165 कंपनियां इन्वाइटेड हैं जो फ्यूचर के अंदर अभी आएंगी। मुख्य चीज क्या है वो ये है कि सेज की इसकी लोकेशन देखिए सर, लगभग जितने भी सेज हैं मुख्य शहर से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे। ये पहला सेज है जो मात्र 8 से 10 किलोमीटर की दूरी है जो मेन पॉपुलेटेड सिटी है उससे। रिंग रोड है वो बिल्कुल इसके एडजॉइनिंग है, प्लस इसकी लोकेशन अगर आप देखते हैं तो ये बिल्कुल NH8 जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है उस हाईवे पे सिचुएटेड है। प्लस इसके पीछे से अगर देखें तो 250 फीट रोड है जो सांगनेर एयरपोर्ट से निकलती है। सेज को लॉजिस्टिकली सपोर्ट देते हुए किशनगढ़ एयरपोर्ट और आगे जाके भीलवाड़ा एक्सप्रेसवे के अंदर मैच कर जाए। अगर अपन बात करें कि सर सेज के आगे डेवलपमेंट्स की बात करें, क्योंकि मुख्यतः क्या होता है, एक जो सेज होता है उसे पूर्ण विकास होने में लगभग 20 से 22 साल लग जाते हैं। जैसा कि हमें नॉलेज है ये सेज 2007 में शुरू हुआ था, तो अभी मात्र 13 साल हुए, तो आने वाले जो इसके लगभग 8 से 10 साल होंगे वो बहुत ही प्रोग्रेसिव होंगे। इसके आसपास में जो भी मान के चलिए जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एन नंबर ऑफ रिटर्न्स देगा। क्योंकि अभी भी अगर अपन इसको देखें कि 13 साल में इसके आसपास देखें तो लगभग एन नंबर ऑफ टॉप एजुकेशन की अपन बात करें तो सेंट जेवियर्स स्कूल एंड कॉलेजेस है, जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल है, रेड क्लिफ है, निमाउथ पब्लिक स्कूल है, महारानी गर्ल्स GRIT है, JIT है, डेंटल कॉलेज है, आर्या कॉलेज है, JK लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी है, एडिफाई वर्ल्ड स्कूल है। अगर बात करें अपन हॉस्पिटल्स की तो बिल्कुल यहाँ RUJ हॉस्पिटल है जो अभी अपकमिंग है, 1000 बेड का वो आना है, लगभग 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा भाखरौटा के अंदर आसपास में एन नंबर ऑफ छोटे छोटे अगर देखें तो हॉस्पिटल्स हैं जो अवेलेबल है। बात करें इसके अलावा तो आज लगभग आसपास में 200 टाउनशिप्स का काम चलता है, लगभग 50 से 60 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है। ऐसा कोई ग्रुप नहीं है इंडिया लेवल का जो यहाँ पे लाइक अपना डेवलपमेंट के अंदर योगदान नहीं दे रहा है। इन्हीं सारी चीजों को जब अपन देखते हैं कि
आज ये डेवलप हो रहा है, जहां सारी चीजें आज के दिन हैं। इसकी लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट है, इसके आसपास में जितने भी डेवलपमेंट हैं सारी चीजें वो बिल्कुल हैं। गवर्नमेंट का अगर अपन देखें तो लगभग गवर्नमेंट यहाँ 2.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का विचार कर रही है। अमूमन अगर अपन देखें तो छोटे से छोटा परिवार 3 व्यक्तियों का होता है, तो लगभग 7.5 से 8 लाख लोग वो हैं जो इसके आसपास आने। तो इसके आसपास का अगर अपन देखें तो जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट, ये जो मैंने बातें आपसे बताई, तो ये बातें जो अगले 8 से 10 साल में जो पूर्ण रूप में विकास लेंगी, तो ये बिल्कुल वही चीज होगी कि जब गुड़गांव में डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था, जब वो विकासशील था, तो उस समय जब वहां पे लोगों ने पैसा लगाया, तो आज तो साहब वहां फ्लैट भी 2.5 से 3 करोड़ रुपए का आता है। तो हमारी जो टाउनशिप्स हैं वो इसके बिल्कुल आसपास में सिचुएटेड है। एंड आप 101% श्योर रहिए कि जो रिटर्न्स बाकी के सेज के आसपास की टाउनशिप में मिला है, 101% उससे बेहतर रिटर्न्स यहाँ मिले। थैंक यू दोस्तों, होपफुली ये मैसेज आप लोगों के काम आएगा एंड रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। थैंक यू, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव, डेप्यूटी बिजनेस पार्टनर ऑफ सेल्स, गोकुल कृपा ग्रुप ऑफ कंपनीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पर बात करूंगा। उन टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर अपन वेबसाइट विजिट करके अगर कस्टमर को देंगे तो आई थिंक वो बेटर कन्विंस होगा। उन आंसर से हम थ्योरेटिकल आंसर देने की बजाय हम उन्हें अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे उनको प्रैक्टिकली दिखा के उन क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे तो आई थिंक कस्टमर बेटर और अच्छे से कन्विंस हो पाता है। तो चलो हम देखते हैं वो 3 क्वेश्चंस कौन से हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपका प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है? क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप रजिस्टर्ड रेरा एजेंट हैं? और क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपका प्रोजेक्ट जेडी अप्रूव्ड है? अगर हाँ तो आप जेडी प्लॉट को जेडी की साइट पर कैसे सर्च कर सकते हो? तो आइए दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करता हूँ। क्या आपका प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है? इसके लिए हमें गूगल सर्च की हेल्प लेनी होगी। हम गूगल सर्च में सबसे पहले रेरा की वेबसाइट इंसर्ट करेंगे, जो कि rera.rajasthan.gov.in। जैसे ही हम सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। उस पेज पे सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा राजस्थान रेरा। हम जैसे ही राजस्थान रेरा पे क्लिक करेंगे तो रेरा का होम पेज ओपन हो जाएगा। रेरा के होम पेज में ऊपर एक ऑप्शन आता है सर्च। सर्च ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं उसमें 2 ऑप्शन ओपन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रोजेक्ट सर्च और ऑप्शन नंबर 2 एजेंट सर्च। इसमें हम सबसे पहले प्रोजेक्ट सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोजेक्ट सर्च पे क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल्स हमसे पूछी जाएंगी, जैसे प्रोजेक्ट स्टेटस में हम अप्रूव्ड सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट में हम जयपुर सेलेक्ट कर लेंगे, प्रमोटर नेम में गोकुल कृपा कोलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड इंसर्ट कर देंगे, प्रोजेक्ट नेम में जो प्रोजेक्ट हमें सर्च करना है उसका नाम इंसर्ट कर लेंगे, और लास्ट ऑप्शन रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि कंपलसरी पार्ट नहीं है। देन हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो जिसमें जो सर्च पेज ओपन होगा उसमें इस प्रोजेक्ट्स के बारे में सभी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी, जैसे प्रोजेक्ट्स का नेम, प्रोजेक्ट्स का एरिया, प्लॉट, कितने प्लॉट्स अवेलेबल हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स, यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी ऑप्शन, जो भी क्वेश्चंस कस्टमर के होते हैं वो हम इस सर्च के थ्रू कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है इसी का एजेंट सर्च। अगेन उसी सर्च ऑप्शन पे क्लिक करके हम एजेंट सर्च पे के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे एजेंट सर्च पे क्लिक करेंगे तो अगेन एक ऑप्शन, एक डिटेल ऑप्शन आएगा जिसमें 3 डिटेल्स हमसे पूछी जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट, एजेंट नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर। हम डिस्ट्रिक्ट्स में उस एजेंट का डिस्ट्रिक्ट इंसर्ट करेंगे और उसका नाम इंसर्ट करेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इंसर्ट करेंगे। तो जो डिटेल ऑप्शन हमारे सामने आएगा वो उस एजेंट के बारे में डिटेल हमें पता लगेगी, एजेंट का नाम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो हमने दोनों ही ऑप्शन देख लिए हैं। हमने प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन चेक कर लिया है और हमने एक एजेंट का रजिस्ट्रेशन चेक कर लिया है। अब थर्ड ऑप्शन आता है जेडीए, यानी एक प्लॉट का जेडी की साइट पे हम रजिस्ट्रेशन कैसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए अगेन हमें गूगल सर्च ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, जिसमें गूगल में हम टाइप करेंगे जेडीए जयपुर। जैसे जेडीए जयपुर इंसर्ट करके हम सर्च का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा स्कीम एंड अलॉटी। हम स्कीम एंड अलॉटी पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें एक और ऑप्शन हमें शो होगा, वो रहेगा फाइंड थ्रू स्कीम नेम। जैसे हम स्कीम नेम, सेकंड ऑप्शन फाइंड थ्रू स्कीम नेम पे क्लिक करेंगे तो उस पे एक पेज ओपन होगा। उस पेज में हमें एक ऑप्शन नजर आएगा अलॉटी लिस्ट। हम जैसे ही फ्रेंड्स अलॉटी लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो उस साइट में जितने प्लॉट्स अवेलेबल हैं उन सभी ओनर्स का नाम, वो प्लॉट नंबर, उनका वे ऑफ, उनका पोजीशन डेट और पट्टा डेट, ये सब हमें दिख जाएंगे। अब हमें जिस भी कस्टमर का जो भी पट्टा नंबर सर्च करना है, हम उस पेज को नेक्स्ट करते हुए उस कस्टमर के प्लॉट नंबर तक पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही डिटेल्स हम ऑनलाइन हेल्प के जरिए हम अपने कस्टमर को ऑनलाइन वेबसाइट विजिट करा के उसको अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं। आई होप इस प्रोसेस को यूज करके हम हमारे कस्टमर को बेटर कन्विंस कर सकते हैं या उसको प्रॉपर सॉल्यूशन दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।
दोस्तों नमस्कार, मैं दिलीप सिंह राठौर, डेप्यूटी बिजनेस पार्टनर सेल्स गोकुल कृपा ग्रुप। दोस्तों, कस्टमर के साइट विजिट से लेकर के डील क्लोजिंग तक कई तरह के सवाल रहते हैं। उनमें से एक सवाल ये भी रहता है कि आपके प्रोजेक्ट में ग्रोथ की क्या गारंटी है। तो हम लोग कस्टमर को ये बता सकते हैं कि सर, ग्रोथ की गारंटी तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन ये वादा जरूर कर सकता हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट के सराउंडिंग एरिया में जो भी प्रोजेक्ट हैं, अगर आप फ्यूचर में उनको कंपेयर करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट की ग्रोथ आपको हमेशा 21 ही मिलेगी। इसका जो मुख्य कारण है वो है हमारा डेवलपमेंट। हम वो सारी सुविधाएं वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर को, जिससे एक व्यक्ति अपना मकान बना के वहाँ पे रह सके। साथ ही साथ हम लोग एंड यूजर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। हम 1-to-1 प्लॉट सेल करते हैं, जिस वजह से एंड यूजर्स हमारे प्रोजेक्ट के अंदर तेजी से मकान बनाते हैं, और जहां तेजी से मकान बनते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर ग्रोथ भी बहुत तेजी से होती है। साथ ही साथ दोस्तों, इस धरती के ऊपर सबसे सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो माना गया है वो खुद धरती को ही माना गया, क्योंकि जिस किसी ने भी प्रॉपर्टी के अंदर निवेश किया था उनको पहले भी ग्रोथ मिली थी और आगे भी मिलती रहेगी। साथ ही साथ अगर आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे जिन्होंने 10, 15, 20 साल पहले प्रॉपर्टी परचेज की थी, अगर आप उनसे ये जाकर के सवाल करेंगे कि उस समय आपने ये प्रॉपर्टी लेने का निर्णय नहीं लिया होता तो वो यही कहेंगे आपको कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती। साथ ही साथ एक मिडिल क्लास से हायर क्लास में जाने का जो सबसे अच्छा मीडियम है वो यही है, एक सही और परफेक्ट लोकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेश उत्तम, असिस्टेंट बिजनेस पार्टनर ऑफ सेल्स गोकुल कृपा ग्रुप। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम किसी कस्टमर को विजिट पे लेके जाते हैं तो विजिट से लेकर क्लोजिंग के दौरान कस्टमर के हैंड पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और उसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लोन को लेकर। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये समझना जरूरी है कि बैंक के अनुसार लोन के लिए एलिजिबल कौन है। भारत देश का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में हो वो लोन के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे एनआरआई कस्टमर्स के लिए हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट हैं। दूसरा, उस कस्टमर की जो मासिक आय है वो किसी प्रकार से डॉक्यूमेंटेड हो, चाहे वो आईटीआर के रूप में हो, चाहे वो सैलरी स्लिप के रूप में हो। तीसरा, कस्टमर का किसी प्रकार का सिविल रिकॉर्ड जो है वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। तो ये था कस्टमर किस प्रकार से एलिजिबल होता है लोन के लिए। अगली कस्टमर की जो क्वेश्चन होता है वो होता है मेरा लोन कितना होगा। तो इस बात को हम दो तरीके से समझते हैं, एक कस्टमर की इनकम के आधार पे और दूसरा प्रॉपर्टी के आधार पे। पहले हम बात करेंगे कस्टमर की इनकम के आधार पे। जो कस्टमर की मासिक आय है दोस्तों, या तो हम उसे सैलरी स्लिप से ले सकते हैं सैलरीड के केस में, और अगर बिजनेसमैन है तो हम इसे आईटीआर से ले सकते हैं। उस मासिक आय का लगभग आधा कस्टमर एज ए ईएमआई बैंक को पे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कस्टमर की मासिक आय 40,000 रुपये है तो कस्टमर उसका आधा लगभग 20,000 रुपये एज ए ईएमआई पे कर सकता है। कोविड के आने के बाद जैसा कि बैंकों की रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी काफ़ी कमी आई है, प्रेजेंट में लगभग 1 लाख रुपए पे कस्टमर का 15 साल के लिए जो ईएमआई आता है वो 940 रुपये आता है। तो हम 20,000 में 940 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 21,27,000 रुपये आएगा, यानी कस्टमर का लोन होगा 21,27,000। अब अगर कस्टमर का इससे पहले हम समझ लेते हैं 5,000 रुपये की कोई ईएमआई और भी चल रही है, तो पहले 20,000 में से वो 5,000 रुपये लेस होंगे, शेष 15,000 में हम 940 से भाग देंगे तो लगभग 15 से 16 लाख के बीच में आएगा। तो कस्टमर का लोन होगा 15 से 16 लाख के बीच में। ये हुआ इनकम के आधार पे। दूसरा, प्रॉपर्टी के आधार पे। दोस्तों आप सभी जानते हैं बैंक हमारे प्रोजेक्ट पे आते हैं और प्रोजेक्ट पे प्लॉट की वैल्यूएशन करते हैं, और उस वैल्यूएशन का लगभग 75% हमें लोन के रूप में देते हैं। तो इस लोन का वैल्यू का 75% और दूसरी तरफ कस्टमर की इनकम एलिजिबिलिटी, दोनों में से जो कम होता है वो कस्टमर का लोन होता है। हालांकि इनकम एलिजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम कस्टमर्स के फैमिली मेंबर में जो उसके ब्लड रिलेशन में होते हैं उनको एज ए को एप्लीकेंट जोड़ के इनकम एलिजिबिलिटी को बढ़ा भी सकते हैं। ये हुआ अपना कस्टमर का लोन कितना होगा। तीसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे कि कस्टमर को लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केवाईसी, नो योर कस्टमर। यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है वो कस्टमर के मस्ट हैं। एडिशनल में हम लोग कस्टमर का वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं। बैंकिंग के अंदर अगर कस्टमर सैलरीड है तो उसका 6 मंथ का अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट, और अगर कस्टमर बिजनेसमैन है तो उसका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का 1 साल का अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट हमें अटैच करना है। दोनों ही केस में अगर कस्टमर का कोई रनिंग लोन है तो उसका कंप्लीट स्टेटमेंट विद सैंक्शन लेटर हमें ऐड करना है। इनकम प्रूफ के अंदर कस्टमर का जो अगर सैलरीड है तो उसकी 3 महीने की लेटेस्ट सैलरी स्लिप विद 2 ईयर्स का लेटेस्ट फॉर्म नंबर 16 हमें कस्टमर का ऐड करना है। और अगर कस्टमर बिजनेसमैन है तो हमें उसे 3 साल के आईटीआर जिसमें कम से कम 6 मंथ का डिफरेंस हो
अगर 6 मंथ से कम डिफरेंस है तो एक बैक ईयर की ITR लगा के आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कस्टमर बिजनेसमैन है तो उसका फर्म का रजिस्ट्रेशन आप जरूर अटैच करना मत भूलिए। इसके साथ साथ करंट एड्रेस प्रूफ, अगर कस्टमर का जो प्रेजेंट एड्रेस है वो KYC से डिफरेंस है तो आप उसका रेंट एग्रीमेंट को एज ए लोकल एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं। और इसमें सैलरीड केस के अंदर कई बार कंपनी से बोनाफाइड भी अपने को मिल जाता है। साथ ही साथ कस्टमर के जो एसेट्स हैं, यानी कि कस्टमर के एसेट डॉक्यूमेंट हम ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कस्टमर ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो, LIC बॉन्ड हो, ये कस्टमर की और आपकी कंफर्टेबिलिटी पे निर्भर करते हैं। अब दोस्तों इससे कस्टमर का प्रोफाइल भी मजबूत होता है। साथ ही साथ कस्टमर के 9 फोटोग्राफ्स और एक चेक प्रोसेसिंग फीस का हमें अटैच करना चाहिए ताकि हमारी लोन की फाइल कंप्लीट हो जाए। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कस्टमर कहता है क्या मुझे इस लोन से इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी। तो दोस्तों हमें पहले इसको क्लेरिफाई करना है कि प्लॉट लोन से आपको किसी प्रकार की इनकम टैक्स में रिबेट नहीं मिलेगी। जब आप इस प्लॉट के साथ कंस्ट्रक्शन लोन को ऐड करेंगे तो एक कंप्लीट होम लोन बनेगा और उस पर आपको रिबेट भी मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन में आएंगे तो सब्सिडी भी मिलेगी। दोस्तों ये जो मैंने आपको जानकारी दी है ये एक जनरल जानकारी दी है, लेकिन लोन के अंदर केस टू केस, प्रोफाइल टू प्रोफाइल काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो अपन इसको और डेप्थ में बात करेंगे और आप अपने बैंकर के साथ इसको बहुत अच्छी तरीके से और डिटेल में बात करेंगे। मैं आशा करूंगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आप अपनी सेल्स स्किल के साथ इसको जोड़ के अपनी डील्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लोज करेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ है, सेल्स कोऑर्डिनेटर गोकुल कृपा ग्रुप। कस्टमर को जब साइट विजिट कराते हैं तो एक सवाल आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 2,67,000 की सब्सिडी कैसे प्राप्त करें। आज का जो विषय है मेरा वो है प्रधानमंत्री आवास योजना में अपन सब्सिडी कैसे प्राप्त करें। खुशखबरी आपके लिए, यह MIG कैटेगरी की जो सब्सिडी थी 31 मार्च 2020 तक के लिए थी। 1 जनवरी 2017 से चालू हुई थी और 31 मार्च 2020 तक थी, लेकिन इसको 1 साल आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये 31 मार्च 2021 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ इसमें सबसे पहले आयु, जिस भी महिला पुरुष की 21 साल से लेकर 55 साल की आयु है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें आधार कार्ड मैंडेटरी है। इसके अलावा इसमें जो सबसे जो मेन होता है वो होता है कि ये एक परिवार को मिलती है, 2 परिवार यानी कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे, उन्हीं को सब्सिडी मिलती है। यदि आप आपके फादर के साथ में ले रहे हैं या आपके भाई के साथ में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसमें ये सब्सिडी नहीं मिलती है। 18 साल से नीचे बच्चे या अनमेरिड बच्चे। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 17 जून 2015 से हुई थी और 31 मार्च 2022 तक चलने वाली है। दोस्तों इसमें 3 कैटेगरी है, LIG, MIG फर्स्ट और MIG सेकेंड। शुरुआत जब हुई थी 2015 में तो सिर्फ ये LIG कैटेगरी के लिए थी। LIG कैटेगरी का मतलब हो गया जिनकी इनकम 0 से लेके 6 लाख तक थी, उनके लिए शुरुआत हुई थी। 1 जनवरी 2017 के बाद में ये MIG फर्स्ट और MIG सेकेंड कैटेगरी के लिए भी शुरुआत हो गई। अब मैं थोड़ा सा डिटेल से इन तीनों कैटेगरीज के बारे में बता देता हूँ। LIG कैटेगरी के अंदर जिनकी इनकम 0 से 6 लाख तक है वो आदमी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अपन कारपेट एरिया की बात करें तो लगभग 650 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो तो आपको इस सब्सिडी के लिए एलिजिबल है। और LIG कैटेगरी के अंदर जो सब्सिडी मिलती है वो 6.5% इंटरेस्ट में मिलती है। आपका मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो आपके लोन पे जो ब्याज लग रहा है उसमें 6.5% गवर्नमेंट छूट देती है और वो लगभग 2,67,000 रुपये बनता है। LIG कैटेगरी में ही मैक्सिमम सब्सिडी मिलने के चांसेस रहते हैं। इसमें सबसे जो मेन बात है वो ध्यान रखने की वो है कि इसमें लोन का टर्म जो अपन लें 20 साल से ऊपर लें, 20 साल से नीचे नहीं लें। अधिकतर आदमी क्या करता है 10 साल या 15 साल के लिए ले लेता है। 20 साल का लें या 25 साल लें या 30 साल लें। 20 साल का लेते हैं आप और उसके बाद में मान लीजिए आपके सब्सिडी आ जाती है तो उसमें आप पार्ट पेमेंट करके और लोन को आप ख़त्म कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है कि उस सब्सिडी इसमें आपके ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। अब इसमें LIG कैटेगरी के अंदर
प्रॉपर्टी में महिला का भागीदार होना ज़रूरी है। यदि आप अलॉटमेंट लेटर लेते हैं या रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसके अंदर महिला का नाम होना कंपलसरी है, तभी सब्सिडी मिलेगी, अन्यथा सब्सिडी नहीं मिलती है। इसमें अधिकतर गलती आदमी करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, मतलब 2.5 लाख रुपए या 2,67,000 रुपये के लिए अपन महिला के नाम से या अपने परिवार के सदस्य के नाम से प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। अब इसके अंदर इनकम में भी कई लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है। जो 6 लाख की इनकम है वो पूरे परिवार की, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की इनकम 6 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ऊपर है तो आप इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, आप आगे की कैटेगरीज में आ जाएंगे। दूसरी कैटेगरी है वो है MIG फर्स्ट। MIG फर्स्ट के अंदर जो इनकम का क्राइटेरिया है वो 6 लाख से लेके और 12 लाख तक का है। और इसके अंदर कारपेट एरिया की बात करें तो लगभग 1700 स्क्वायर फीट के आसपास का जो एरिया है वो है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके एरिया तक हो तो आपको ये सब्सिडी के लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरा, इसमें जो सब्सिडी मिलेगी वो आपको मिलेगी 4%, बाकी उसमें मिल रही थी 6.5% LIG के अंदर, और MIG फर्स्ट के अंदर मिलती है आपको 4%। लेकिन आपका यहाँ अमाउंट बढ़ जाता है, सब्सिडी का जो अमाउंट है वो 6 लाख से 9 लाख हो जाता है। 9 लाख के लोन पे आपको सब्सिडी मिलेगी। मान लीजिए आपने लोन 20 लाख का लिया है तो आपको सब्सिडी 9 लाख पे मिलेगी। 11 लाख पे जो आपका सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7%, 8% या जो भी आपका चल रहा है वो ही लगेगा। सब्सिडी आपको 9 लाख पे मिलेगी और इसमें लगभग 2,35,000 रुपये के आसपास सब्सिडी मिल रही है लोगों को। और इसमें कारपेट एरिया मैंने बता दिया था, लगभग 1750 स्क्वायर फीट, 1700 स्क्वायर फीट के आसपास है। अब रही तीसरी कैटेगरी MIG सेकेंड। MIG सेकेंड के अंदर जिनकी इनकम 6 लाख से लेके और 12 लाख तक है वो आदमी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। MIG फर्स्ट और MIG सेकेंड में महिला का भागीदार होना कंपलसरी नहीं है। महिला के नाम से ले तो आप बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं ले तो कोई कंपलसरी नहीं है। इसके अंदर जो सब्सिडी मिलती है, लोन अमाउंट बढ़ जाता है, सब्सिडी आपकी 3% हो जाती है। यहाँ पे लोन अमाउंट आपका हो जाता है 12 लाख। 12 लाख के लोन पे आपको 3% की सब्सिडी मिलेगी और वो सीधे बैंक अकाउंट के अंदर आती है। अब रही बात अप्लाई कैसे करें दोस्तों, इसमें अप्लाई होगी बैंक के थ्रू। जिस भी बैंक से या NBFC से अपन लोन लेते हैं उसी के थ्रू अप्लाई करना रहेगा। उसमें एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म देना रहेगा और पूरे परिवार का आपको आधार कार्ड देना रहेगा। अब आपको क्या करना है, बैंक या NBFC से बैंक आपको देगा, रेफरेंस नंबर जनरेट होता है बैंक के अंदर, और NBFC ये डिस्पैच करते हैं PMO या NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, जो गवर्नमेंट ने एक बॉडी इसके लिए जनरेट करी है सब्सिडी के लिए, वहाँ भेजते हैं। तो उसका आपको रेफरेंस नंबर देंगे या आपको डिस्पैच नंबर देंगे, ये लेना कंपलसरी है। अब आप NHB के नंबर भी आप लिख सकते हैं, नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, वो है 1800-1133-777। इस पे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको डिस्पैच नंबर या रेफरेंस नंबर होना कंपलसरी है। ये अधिकतर बैंक आपको SMS के थ्रू भी भेजते हैं, नहीं भी है तो आपको इसके लिए मेल करके लेना रहेगा। अब अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं या उनसे फ़ोन पे बातचीत करते हैं, फ़ोन पे वो आपको प्रॉपर जवाब नहीं देंगे या टालते हैं। तो आपको इससे बचना है, आपको ईमेल करना है। ईमेल के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग क्या सोचते हैं कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मैं कैसे ईमेल करूं। आप जिस भाषा में जानते हैं नॉर्मल भाषा में आप ईमेल करिएगा, आपको जवाब देंगे बैंक। 7 दिन में जवाब देना रहता है बैंक को। बैंक यदि आपको प्रॉपर जवाब नहीं दे रहा है तो आपको NHB पे कॉल करना चाहिए। NHB इसका पूरा आपको जवाब देगा। बैंक को भी बैंक से भी मेल करेगा, उससे जवाब लेगा। इस तरह अपन ये सब्सिडी अप्लाई कर सकते हैं। अब बैंक या NBFC कई बार अप्लाई नहीं करते हैं, तो इसके लिए आपको खुद को जिम्मेदारी लेके और काम करना रहेगा। जिम्मेदारी लेके आपको अप्लाई करना रहेगा। इसमें बार बार उनको टच में रह के और उनसे इसके बारे में जानकारी लेनी रहेगी। इसके अलावा इसकी वेबसाइट है PMAYMIS.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आप और डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिटावा, असिस्टेंट बिजनेस पार्टनर ऑफ सेल्स इन गोकुल कृपा। दोस्तों, अक्सर आप लोग और हम लोग विजिट पर ज़रूर जाते हैं। जब विजिट पर जाते हैं तो कस्टमर का
एक कॉमन सा सवाल हमारे पास में रहता है। वो चाहता है कि वो जो भी प्लॉट ले रहा है उसमें उसकी रेट कम की जाए। तो दोस्तों, आप सब लोग अपने अपने हिसाब से कस्टमर को इस सवाल का जवाब भी ज़रूर देते हैं, लेकिन मैं जो जवाब देता हूँ वो आज आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले कहता हूँ, सर हमारी कंपनी बिल्कुल फिक्स रेट पर काम करती है। हम लोग बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट रूप से कार्य करते हैं, किसी से कुछ भी नहीं छुपाते। हमारे लिए सभी कस्टमर समान हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही रेट पर प्लॉट मिले, जिससे सर आपको भी हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने जितने रुपए दिए हैं मेरे को उतने वैल्यू की प्रॉपर्टी मिली है, जिससे आपका और हमारा आपस में विश्वास हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। हमारे प्रोजेक्ट के आसपास के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, आप उनसे हर प्रकार से तुलना करेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि हमारे प्रोजेक्ट की रेट दूसरे प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में बहुत कम है। जो भी हिडन चार्जेज हैं वो इसी रेट के अंदर शामिल हैं। अदर प्रोजेक्ट की तुलना में आपको डेवलपमेंट और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हमारे प्रोजेक्ट में मिलती है। प्लॉट की बुकिंग से लेकर के कंप्लीट डील होने तक हमारे एसोसिएट के द्वारा प्रॉपर रूप से आपको सर्विस दी जाती है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय गोकुल कृपा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमल सैनी, असिस्टेंट बिजनेस पार्टनर ऑफ सेल्स इन गोकुल कृपा ग्रुप ऑफ कंपनीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जब क्लाइंट को साइट विजिट पे लेके जाते हैं और साइट विजिट से लेकर उसकी डील क्लोज होने तक उसके माइंड में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। उनमें से एक सवाल ये भी आता है कि अभी आपके टाउनशिप में बसावट नहीं है। इस सवाल का हम लोग कस्टमर को किस तरीके से जवाब दे सकते हैं, उस सवाल को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ये मैं अभी आपसे 4-5 पॉइंटों में डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है सर, हम लोग कस्टमर से ये कह सकते हैं कि सर जिस टाउनशिप में हम लोग जाके आए हैं ये हमारा नया प्रोजेक्ट है, एकदम न्यू प्रोजेक्ट है। ये अभी पूरा हम लोग इसको पूरा डेवलप कर देंगे, उसके बाद घर बनना स्टार्ट होंगे। दूसरा सर, हम लोग इस पूरी कॉलोनी में, हमारी पूरी कॉलोनी में एंड यूजर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि एक एक प्लॉट हम लोग सेल करते हैं। हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आते। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी जो रेटें होती हैं वो एकदम फिक्स होती हैं। इस वजह से इन्वेस्टर तो वैसे भी नहीं आते, तो एंड यूजर्स लोग ज़्यादा होते हैं हमारी पूरी टाउनशिप में। तीसरा पॉइंट सर, घर बनाने के लिए जो मेन ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करवा के देते हैं। जैसे हर प्लॉट के सामने लाइट, पानी और सीवरेज का कनेक्शन तत्काल हम लोग प्रोवाइड करवा के देते हैं। पूरी टाउनशिप को डेवलप करते हैं हम लोग। उसमें जैसे पार्क पूरा डेवलप हो गया, फैसिलिटी एरिया पूरा डेवलप हो गया, डामर की रोडें बना के देते हैं पूरी की पूरी, और चारों तरफ से कवर्ड करके देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड हमारा रहता है, एंट्री गेट वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके देते हैं। इस वजह से वहाँ बस आउट होने में कोई भी कहीं भी दिक्कतें नहीं आती। और मेन जो पॉइंट होता है सर, आप हमारी किसी भी टाउनशिप में जाके देख लीजिएगा, पूरी तरीके से जो डेवलप हो चुकी हैं उनमें काफ़ी हद तक बस आउट हो चुकी है। बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं आज के टाइम पे। ये सबसे प्लस पॉइंट है सर। और मेन जो है वो आपके पैसों में ग्रोथ होने की संभावना। आज आप बस आउट वाली जगह पे जाके प्लॉट लेते हैं तो 70 से 80 हज़ार रुपये गज में आपको प्लॉट खरीदना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप निर्माण नगर उठा के देख लीजिएगा सर। जब निर्माण नगर जब कटा था उस समय कोडियों के भाव में बिका था निर्माण नगर। आज वहाँ पे 70 से 80 हज़ार रुपये पर गज की रेटें हैं, क्योंकि वो आज पूरी तरह बस आउट के बीच में आ चुका। ये जब टाउनशिप पूरी बस आउट के बीच में हो जाएगी, पूरी बस एरिया बस जाएगा, पूरी कॉलोनी हमारी बस आउट में आ जाएगी, उसके बाद यहाँ भी तो रेटें कितनी ग्रोथ करेंगी आप इसका आकलन कर सकते हैं सर। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हम लोग कस्टमर से इस सवाल पर जवाब दे सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू गोकुल कृपा।